हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में समझेंगे प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है और उसके कितने प्रकार होते हैं ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अंदर। इस वीडियो में हम प्रॉपर्टी का मतलब समझेंगे, उसके क्या एग्जाम्पल होते हैं वो समझेंगे, कितने प्रकार की प्रॉपर्टी होती है, जैसे मूवेबल हो गया, इमूवेबल हो गया, इंटेलेक्चुअल हो गया, टेंजिबल इनटेंजिबल प्रॉपर्टी हो गया, रियल एंड पर्सनल प्रॉपर्टी हो गया, पब्लिक प्रॉपर्टी एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गया। और मैंने आपको एक केस लॉ भी दिया हूँ इसके अंदर। तो ये वीडियो जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है, तो स्कोर करने के लिए ये वीडियो जो है वो आपको हेल्पफुल होएगा। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। अगर मैं एकदम सिंपल भाषा में बताऊँ तो आप अपने घर को ही देख लो, वो भी एक प्रकार की प्रॉपर्टी है। आप अपने घर के बाहर जाके देखो तो आजू बाजू जितने भी लोग रह रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने घर में रह रहे हैं, चाहे वो चाली में घर हो या फ्लैट में घर हो या चाहे वो बंगला हो, वो एक तरह की प्रॉपर्टी है। लेकिन कानून में उसका क्या मतलब होता है, मैं कुछ पॉइंटर्स जो है वो मैं यहाँ पे नोट डाउन किया हूँ। सबसे पहला पॉइंटर बोलता है प्रॉपर्टी मीन्स अ पर्सन कैन ओन दैट प्रॉपर्टी। मतलब मैं प्रॉपर्टी को खरीद सकता हूँ, उसको बोलते हैं प्रॉपर्टी। दूसरा मीनिंग मैं आपको बताता हूँ, देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882। ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में कभी भी कोई परफेक्ट डेफिनेशन नहीं दिया गया कि भाई इसको प्रॉपर्टी बोलते हैं। लेकिन आज की दुनिया में अब तक जब से एक्ट आया है और उसके एक्ट के पहले भी लोग जो है वो लॉजिक से समझते हैं कि प्रॉपर्टी क्या होती है। आप जो भी नज़र से देखते हो, जैसे घर हो गया, बंगला हो गया, चाली में कोई छोटा सा एक झोपड़ा भी हो गया, उसको भी प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आप उसको ओन कर सकते हो, उसको बोलते हैं प्रॉपर्टी। देयर शुड बी द प्रॉपर्टी शुड बी इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ डीलिंग और ट्रांसफरिंग। अगर मैं आपको कोई चीज़ बेचता हूँ तो वो एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए आज की तारीख में। अगर आज दे रहा हूँ तो प्रॉपर्टी आज होनी चाहिए इस दुनिया में। अगर उसी तरह अगर मैं एग्जांपल को उल्टा कर दूँ, आपको मुझे कोई प्रॉपर्टी बेचनी है तो वो प्रॉपर्टी जो है वो इस दुनिया में एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए। अगर वो एग्जिस्टेंस में नहीं है तो उसको प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। तो ये तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आप अपने आँख खोल के जब देखते हो तो आप अपने जिस घर में रह रहे हो वो भी एक तरह का प्रॉपर्टी है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गया, वो फ्लैट हो गया, बंगला हो गया, चाली में कोई छोटा आपका घर है वो हो गया। दूसरा एग्जांपल मैंने आपको दूसरा मीनिंग आपको ये दिया कि प्रॉपर्टी जो है उसका कोई डेफिनेशन नहीं है ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में, जिसको हम टोपा एक्ट भी बोलते हैं या तो टीपीए एक्ट भी बोलते हैं। उसमें ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट का कोई डेफिनेशन, प्रॉपर्टी जो है उसका कोई डेफिनेशन नहीं दिया गया। प्रॉपर्टी शुड बी इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ डीलिंग और ट्रांसफरिंग। मतलब मैं आपको प्रॉपर्टी सेल करता हूँ या तो प्रॉपर्टी को लीज में देता हूँ या तो मोर्गेज भी करता हूँ, तो प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए। मैं भविष्य में मेरे पास आने वाली प्रॉपर्टी को सौदा नहीं कर सकता किसी के साथ। उसी तरह आप मुझे कोई प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते जो एग्जिस्टेंस में ही नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि आज से 10 साल बाद आपके पास कोई प्रॉपर्टी आएगी, वो आज मुझे आप बेच दो 10 साल होने के पहले, तो वो नहीं हो सकता। दोस्तों, प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा कानून बोलता है। इसका एक एग्जांपल देता हूं आपको। मिस्टर ए परचेज अ फ्लैट फ्रॉम मिस्टर बी। अब मिस्टर ए ने फ्लैट परचेस किया, चलो वेरी गुड। लेकिन फ्लैट कब परचेस किया? जब मिस्टर बी खुद उस फ्लैट का मालिक था और वो फ्लैट जो है वो एग्जिस्टेंस में था। अब आज तारीख के एक एग्जांपल देता हूँ, जनवरी 2023। तो उस जनवरी 2023 में डीलिंग हुआ सेल का, मिस्टर बी ने मिस्टर ए को प्रॉपर्टी बेचा, तो उस जनवरी 2023 में प्रॉपर्टी का होना ज़रूरी है। अगर प्रॉपर्टी है ही नहीं इस दुनिया में, वो ऐसी प्रॉपर्टी मिस्टर बी मिस्टर ए को नहीं बेच सकता। दूसरा एग्जांपल है, मिस्टर ए इज ट्राइंग टू परचेज अ फ्लैट फ्रॉम मिस्टर बी विच इज नॉट इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ डीलिंग, इज नॉट अ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज होती है जो एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए जब भी आप ट्रांसफर करते हो, चाहे वो सेल हो गया, गिफ्ट हो गया, मॉर्गेज हो गया, एक्सचेंज हो गया, है ना। तो उस टाइम पे प्रॉपर्टी का एग्जिस्टेंस में होना बहुत जरूरी है। आप फ्यूचर में आपके पास आने वाली प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते हो मुझे। अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी है। दोस्तों, कितने प्रकार की प्रॉपर्टी होती है, इसके ऊपर बहुत बड़ा आंसर आता है। अगर आप इसको अच्छे से लिखते हो तो ये बहुत स्कोरिंग है। सबसे पहला आता है मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये बहुत इजी है। मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, आप आजू बाजू देख लो, गाड़ी है, बस है, बाइक है, वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो गया। एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, उसको बोलते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी। दूसरा एग्जाम्पल है इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे घर हो गया, बंगला हो गया, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गया। लेकिन कानून में थोड़ा अच्छे से आपको मैं समझाता हूँ। देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इन टीपीए एक्ट 1882। टीपीए एक्ट मतलब ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882, उसमें कोई भी डेफिनेशन नहीं दिया गया मूवेबल प्रॉपर्टी का। बट इट इंक्लूड्स प्रॉपर्टी विच इज नॉट इमूवेबल प्रॉपर्टी, बस इतना ही दिया है।
ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो इमूवेबल नहीं है उसको मूवेबल बोलते हैं। लेकिन आपको एग्जाम में थोड़ा लिखना पड़ेगा, जैसे मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है, कार हो गया, बाइक हो गया, बस हो गया, रिक्शा हो गया, जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है उसको बोलते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी। अभी और एक एग्जाम नीचे मीनिंग देता हूँ, देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन टीपीए एक्ट। मतलब कानून जो है वो प्रॉपर्टी का डील करता है लेकिन उसमें डेफिनेशन प्रॉपर्टी का दिया ही नहीं है। कितनी स्ट्रेंज बात है। लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास। ये डेफिनेशन जो है वो हमेशा चेंज होती रहती है। इसमें अगर मैं आपको नहीं बोलता हूँ, जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास, कुछ एक्ट रहते हैं जो इसको अलाउ भी करते हैं कि भाई है। जनरल क्लॉज एक्ट 1897 सेक्शन 3 सेज दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स लैंड, थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ और एम्बेडेड टू अर्थ। मतलब जमीन के साथ जो भी चीज़ जुड़ी है उसको बोलते हैं, और उसका जो लैंड का जो थिंग्स जो है वो अटैच है उसको बोलते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्योंकि वो अटैच है, जमीन के साथ घुसी हुई है अंदर, तो वो मूव नहीं कर पाएगी, उसको बोलते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी। बट इंक्लूड्स लैंड, बेनिफिट अ पर्सन गेटिंग फ्रॉम दैट लैंड, थिंग्स अटैच टू अर्थ और परमानेंट फेसनेट टू एनीथिंग दैट अटैच टू अर्थ। अभी जैसे आप एक बिल्डर है जिसने एक कोरा जमीन खरीदा, जो जमीन पर सरिया डाल के बिल्डिंग को खड़ा किया, तो जो बिल्डिंग है वो जमीन से एकदम अंदर घुसा हुआ है, तो उसको बोलते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी। अभी मेरे पास खाली लैंड है, उस लैंड में से मेरे को बहुत सारे बेनिफिट मिल रहे हैं, जैसे अंदर से कोई चीज़ निकल रही है, तो वो भी एक तरह का लैंड तो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गया, तो उसमें मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं। अभी और एक एग्जाम्पल देता हूँ, मिस्टर ए सेल्स हाउस टू मिस्टर बी, इट विल बी इमूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना, दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मिस्टर ए सेल्स विंडोज, वुड डोर्स, टाइल्स सेपरेटली, देन इट इज़ अ मूवेबल प्रॉपर्टी। अगर मैं अपना घर बेचता हूँ आपको, पूरा का पूरा घर 5 लाख में, तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी माना जाएगा। क्यों? क्योंकि घर जो है वो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, वो मूव नहीं कर सकता एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन मैं आपको पूरा घर ना बेचूं, सिर्फ मैंने विंडो बेच दिया निकाल के कि मुझे नया विंडो डालना है, जूना विंडो आप ले लो, एल्यूमिनियम की फ्रेम का है तो आपको काम आएगा, तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी माना जाएगा। क्योंकि वो ने वहाँ से स्क्रू निकाल के विंडो को निकाल दिया और आपको बेच दिया, तो वो मूवेबल हो गया। जबकि वो पहले ही मूवेबल था क्योंकि वो स्क्रू डाल के विंडो की फ्रेम में जोड़ा हुआ था। लेकिन जैसे ही मैं विंडो को स्क्रू निकाल के आपको बेच रहा हूँ, तो उसको मूवेबल प्रॉपर्टी माना जाता है। इतना ध्यान में रखें दोस्तों। अब बात करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों और काफ़ी ज़रूरी है। आज के ज़माने में डिजिटल क्रांति हो रही है। एक ज़माना था जब आदमी के पास खेत होते थे, गाय भैंस होते थे और पूरी ज़िंदगी उसमें निकाल देते थे वो लोग। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बहुत ज़रूरी हो गई है। कई वकीलों तो ऐसे हैं जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में ही काम करते हैं। सबसे पहले आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसमें से मैं कुछ ही चीज़ आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। सबसे पहले बात आता है कॉपीराइट। राइट टू मेक कॉपी, ये उसका आंसर है। अब मैं आपको और इजी तरीके से समझाता हूँ। अगर समझो मैं एक ऑथर हूँ, मैंने एक बुक बनाया, तो उस बुक को बनाने का और उस बुक को बेचने का मार्केट में सिर्फ मेरे पास हक है। उस बुक को मैं कॉपीराइट कर दूंगा। आपने बहुत बार देखा होगा कि सी लिखा होता है, उसके सी के ऊपर एक सर्कल होता है किताब के पीछे। कभी कभी किताब के नाम के ऊपर ऐसा सी करके सर्कल होता है, तो वो जो ऑथर है उसके नाम पे वो किताब रजिस्टर है और वो ऑथर ही उस चीज़ को मार्केट में बेच सकता है। बाकी किसी के ऊपर बाकी किसी भी आदमी को उस बुक के हक नहीं है बेचने के लिए। लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट क्या करते हैं, कभी कभी किताब बहुत महंगी आती है, समझो 1000 रुपये की किताब है और आपको उतना खर्चा नहीं करना है। आप क्या करोगे, उसका जेरोक्स कर लोगे। जेरोक्स सस्ता पड़ता है कि भाई मुझे इसमें सिर्फ 1000 पेज का बुक है, मुझे सिर्फ 200 पेज ही चाहिए। तो पूरा बुक खरीदने से अच्छा कि आप जेरोक्स मार लो 200 पेज का। तो उस 200 पेज को आप अपने पास रखते हो, तो ऑथर उसमें आपके ऊपर लीगल एक्शन नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि आप कमर्शियल यूज़ नहीं कर रहे हो, आप अपने पढ़ने के लिए, एग्जाम में पास होने के लिए उस बुक को जेरोक्स मार रहे हैं। आप अगर जेरोक्स मार के बेचते हो सस्ते में, तब जाके आपके ऊपर लीगल एक्शन ली जा सकती है। क्यों? क्योंकि उसमें ऑथर का नुकसान है। अगर मैं ऑथर हूँ, मैंने एक बुक बनाया 1000 रुपये का, लेकिन आप उसका जेरोक्स मार के 500 में बेच रहे हो, तो मेरा बुक कौन खरीदेगा? 1000 रुपये में 500 का ही खरीदेगा ना आपसे।
तो ऐसे में अगर आप मेरे बुक का जेरोक्स मार के किसी तीसरे को बेचते हो तब जाके मैं आपके ऊपर केस कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपने मेरी बुक में से जेरोक्स मार के अपने लिए रखा पढ़ने के लिए, एग्जाम में पास होने के लिए, तो उसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हो। बुक हो गया, सॉन्ग हो गया, म्यूजिक हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, एक्सेट्रा। अभी ऐसे में क्या होता है, जब आदमी कोई बुक बनाता है तो बुक का कॉपीराइट ले लेता है आदमी कि भाई मेरी बुक है, मेरी बुक को कोई बेचना नहीं चाहिए मेरे सिवा। अभी मैं सिंगर हूँ, मैंने सॉन्ग बनाया, एक एग्जांपल देता हूँ, तो उस सॉन्ग को भी मैं कॉपीराइट कर सकता हूँ। मेरा सॉन्ग मेरे अलावा कोई नहीं बेचेगा। तीसरा है म्यूजिक, खाली म्यूजिक, गाना नहीं, खाली म्यूजिक बनाया, बहुत फेमस म्यूजिक है, तो उसका कॉपीराइट होता है। उस म्यूजिक को ऑथर की परमिशन के बिना, यानी कि जो मेकर है उसके परमिशन के बिना कोई यूज नहीं कर पाएगा, विदाउट परमिशन। चौथा है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का भी ये होता है, आप बिना परमिशन लिए, जो सॉफ्टवेयर का मालिक है, या तो जो बुक का मालिक है, या तो कोई म्यूजिक कंपोजर का जो मालिक है, उसके परमिशन के बिना आप उस चीज़ को यूज़ नहीं कर पाओगे। ओनली ओनर कैन मेक अ कॉपी एंड सेल इट टू द कस्टमर। If you are a student and you did a Xerox from my book for your private study purpose, then in such case, owner of that book cannot file case against you. But if you are selling my book by doing Xerox copy, then in such case, owner of the book can file case against you. जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर आप जो बुक है उसको अपने यूज़ के लिए Xerox मार रहे हो एग्जाम में पास होने के लिए, तो उसमें मेरा का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मेरी बुक जो मार्केट में 1000 में बिक रही है, लेकिन आप क्या करते हो, आपने कॉपी मार के, जेरोक्स मार के उसको 500 में बेचना शुरू कर दिया, तो मेरा तो उसमें नुकसान है ना। इतनी मेहनत करने का मेरे को फायदा क्या मिला, जबकि मेरे को पैसे ही नहीं मिल रहे। तो मैं आपके ऊपर केस कार्यवाही कर सकता हूं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रेडमार्क। अ पर्सन कैन इजीली सी द डिफरेंस प्रोडक्ट ऑफ अ कंपनीज इंक्लूडिंग कंपनी नेम्स, लोगो, एक्सेट्रा। आप बाहर निकलो मार्केट में, आपको डोमिनोज का पिज़्ज़ा दिखेगा, पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा दिखेगा। हालांकि दोनों पिज़्ज़ा ही बनाते हैं, लेकिन कंपनी का नाम अलग है, लोगो अलग है, पैकेजिंग अलग है। तो उससे ट्रेडमार्क से पता चलता है कि हाँ, ये जो सिग्नेचर लोगो है वो डोमिनोज का है, और ये जो है वो पिज़्ज़ा हट का है। अभी तीसरा है पेटेंट। पेटेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है। पर्सन इन्वेंट समथिंग एंड इफ ही अप्लाइज फॉर पेटेंट, then in such case he can enjoy the fruit of this invention for 20 years. But after 20 years, the other people can copy his invention and ideas. अभी मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने लाइट बल्ब बनाया दुनिया में पहली बार। मेरे लाइट बल्ब बनाने से पहले दुनिया रात को आग लगा के सोती थी ताकि रोशनी मिले। वो जो फानस आता है ना, उससे रोशनी करती थी। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने बल्ब का इनोवेशन किया और इलेक्ट्रिसिटी बनाई ताकि लोगों के घर में आग की बजाय मेरा बल्ब जो है वो जले। तो मैंने अपने बल्ब को पेटेंट करवा दिया, उसका जो टेक्नोलॉजी है। तो 20 साल तक मैं ही सिर्फ बल्ब बेचूंगा, मैं ही बल्ब बना सकता हूँ। 20 साल बाद ये जो राइट है वो पब्लिक में चला जाएगा, कोई भी आके उसको कॉपी कर सकता है। ये पेटेंट बोलता है। इसके ऊपर कई अमेंडमेंट आ सकते हैं फ्यूचर में, उसके बारे में मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। टेंजिबल प्रॉपर्टी एंड इनटेंजिबल प्रॉपर्टी, ये भी बहुत ज़रूरी है। टेंजिबल प्रॉपर्टी अ पर्सन कैन टच एंड फील, जैसे सिक्का हो गया, जमीन हो गई। जमीन के ऊपर आप ऐसा हाथ रख के टच कर सकते हो कि ये मेरी ज़मीन है। जो तीसरा है गोल्ड, आपने सोने की चेन पहनी है गले में, तो आप जो है वो गोल्ड को ऐसा हाथ रख के देख सकते हो कि हाँ, ये मेरा गोल्ड है। बाद में आता है इनटेंजिबल प्रॉपर्टी। अ पर्सन कैन नॉट टच एंड फील, जैसे कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया। यहाँ पे मैंने आपको बताया ट्रेडमार्क है, पेटेंट है। तो ऐसे में क्या होता है, पर्सन जो है वो टच एंड फील नहीं कर पाएगा, क्योंकि पेटेंट अभी जैसे कॉपीराइट है, ये उसका एक राइट है, लेकिन वो जो है वो बुक को ये नहीं कर पाएगा। वो जो कॉपीराइट है वो कॉपीराइट है, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गया, उस राइट को थोड़ी कोई टच कर सकता है। लेकिन उसमें क्या होता है, जमीन को आप टच कर सकते हो, इसको बोलते हैं इनटेंजिबल प्रॉपर्टी। अभी आगे आता है रियल एंड पर्सनल प्रॉपर्टी। रियल प्रॉपर्टी इज अ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे जमीन हो गया, एंड एनीथिंग अटैच टू द लैंड सच एज ऑयल, इट हैज़ अ परमानेंस इन नेचर। रियल प्रॉपर्टी जो अभी आपने ज़मीन खरीदा तो वो लाइफ टाइम आपके पास ही रहेगा। अगर आप नहीं बेचते किसी को, ज़मीन को कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जब तक दुनिया घूमती रहेगी, जब तक पृथ्वी जिंदा है, तब तक आपकी ज़मीन रहने वाली है। तो वो जो है वो परमानेंस होता है। पर्सनल प्रॉपर्टी क्या होता है, जैसे कार हो गया, बाइक हो गया। अभी कार की लाइफ क्या होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल 10 साल, उसके बाद आपको गाड़ी को बदलना पड़ेगा।
तो परमानेंस नहीं होता, लेकिन हाँ वो प्रॉपर्टी मानी जाती है, लेकिन उसको बोलते हैं पर्सनल प्रॉपर्टी, क्योंकि आप पर्सनली उसको यूज़ करोगे। हालांकि रियल प्रॉपर्टी को भी आप पर्सनली यूज़ करोगे। अगर आपने कोई घर खरीदा तो आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करोगे, या तो किसी को भाड़े पे दे दोगे, लेकिन फिर भी उसका परमानेंस ज़्यादा है उसके, इसलिए उसको बोलते हैं रियल प्रॉपर्टी। लेकिन जो पर्सनल प्रॉपर्टी का जो परमानेंस है वो कम होता है। जैसे बाइक, अभी मैंने आज बाइक खरीदा, वो 5 साल चलेगा, फिर उसको इंजन सर्विस करना पड़ेगा उसका, तो उसको बोलते हैं पर्सनल प्रॉपर्टी। अभी आगे आता है पब्लिक प्रॉपर्टी एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी। पब्लिक प्रॉपर्टी इज टेकन बाय गवर्नमेंट फॉर जनरल पब्लिक यूज। आपने कभी रेलवे में ट्रैवल किया है? जो रेलवे है वो क्या है? पब्लिक प्रॉपर्टी है। जो गवर्नमेंट उस जमीन को खरीद लेगी, या तो लीज पे किसी से ले लेगी, उसके ऊपर पटरी बिछाएगी, उसके ऊपर ट्रेन को दौड़ाएगी, तो उसको बोलते हैं गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, उसको बोलते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी। गवर्नमेंट किसके लिए काम करती है? पब्लिक के लिए। तो ऐसी चीज़ों को पब्लिक प्रॉपर्टी माना जाता है। अब बस स्टॉप देख लो, बस स्टॉप गवर्नमेंट क्यों बनाती है? ताकि रोड का और लोगों का आवन जावन जो है वो फटाफट हो, है ना। तो उसमें क्या होता है, इसको पब्लिक प्रॉपर्टी मानी जाती है, क्योंकि पब्लिक जो है वो यूज़ कर सकती है। उसमें किसी का, अभी मेरा उसका अकेले का हक नहीं है। ट्रेन में मैं भी आ सकता हूँ, उसी डब्बे में आप भी जा सकते हो। आगे आता है प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टी इज ओन बाय पर्सन फॉर हिज पर्सनल यूज। जैसे घर, अभी मैं कोई घर खरीदता हूँ फ्यूचर में, मैंने बहुत बड़ा बंगला खरीदा फ्यूचर में, तो वो मेरे पर्सनल यूज के लिए खरीदूंगा। हो सकता है मैं भाड़े पे दे दूं, लेकिन भाड़ा तो मुझे ही मिल रहा है ना, तो मैं अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहा हूं, उसको बोलते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब आगे ये केस लो बहुत जरूरी है, सुक्रे कुरेंद्रा वर्सेस, ये जो केस लो है वो 1872 का ये केस लो है। कोर्ट सेड दैट स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास विल नॉट बी कंसिडर्ड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये बहुत बड़ा हाईलाइट है इस केस में। सुक्रे कुंद्रेरा, खाली इतना याद रखोगे तो भी चलेगा। 1872 या देखिए दोस्तों, अगर आपको केस का नाम पूरा नहीं आता एग्जाम में तो भी चलेगा, सिर्फ स्टार्टिंग का लिख दोगे तो भी चलेगा। ईयर पता है तो लिख दो, अच्छी बात है, नहीं पता तो मत लिखो। गलत लिखोगे तो मार्क्स कटते हैं। अगर जैसे केशवानंद भारती हो गया, तो आपको नाम पता है, पूरा नाम नहीं पता कि वर्सेस के बाद क्या था, तो वो मत लिखो, खाली केशवानंद भारती लिख दोगे। फैट क्या था, कंक्लूजन क्या आया सुप्रीम कोर्ट का या तो हाई कोर्ट का, जो भी है वो आप लिख डालो, आपको मार्क्स मिलते हैं। लेकिन पूरा लिखोगे, अगर गलत पड़ा तो मार्क्स कटते हैं। तो ये केस में कोर्ट ने क्या बोला, स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास विल नॉट बी कंसिडर एज अ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो आपको मैं वापिस एक समरी दे देता हूं वीडियो का। मीनिंग मैंने आपको समझाया कि प्रॉपर्टी जो है वो एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए जब डील होता है तभी। प्रॉपर्टी के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी। मैंने आपको एग्जांपल दिया, मूवेबल जैसे कार हो गया, बाइक हो गया। इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है, घर हो गया, फ्लैट हो गया, बंगला हो गया। ये एग्जांपल बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आपको घर बेचता हूँ तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी माना जाता है। लेकिन मेरे को क्या करना है, मैंने अपने घर में ये जो विंडो है वो नया डालना है मेरे को। अभी पहले एल्यूमिनियम का था, अभी स्टील की फ्रेम का डालने का है, उसमें मच्छरदानी लगाने का, नया वाला विंडो डालना है। तो वो विंडो, जो पुराना विंडो था वो निकाल के मैंने खाली विंडो आपको बेचा, तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी माना जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने स्क्रू निकाल के वो विंडो आपको बेच दिया, तो अभी वो मूव हो रहा है ना, तो उसको बोलते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी। अभी तीसरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कॉपीराइट बताया आपके, क्या आप अपने बुक को कॉपी मार सकते हैं। मैं ऑथर हूँ, मैं अपनी बुक को मार्केट में बेच सकता हूँ। आप जेरोक्स करके अपने पास रखते हो, मैं आपके ऊपर केस नहीं कर सकता। लेकिन आप जेरोक्स मार के किसी तीसरे को बेचते हो सस्ते में, तो उसमें मेरा मार्केट का नुकसान है, मेरे को लॉस होता है, तो मैं आपके ऊपर कार्यवाही कर सकता हूँ। ट्रेडमार्क हो गया, पेटेंट हो गया, ये भी मैंने आपको बताया। टेंजिबल प्रॉपर्टी, इनटेंजिबल प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया। रियल प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी आपको बताया। पब्लिक प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें बहुत ईजी है, लेकिन आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा अच्छे से। और लास्ट में केस लो बताया। शुक्रिया।